नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ, क्योंकि यहां पर एक्शन काफ़ी ज़्यादा है और आज दोनों ही काउंटर काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। तरुण ससंगी हैं आर मनी से, हमारे साथ अंकित कपूर भी हैं कमोडिटीज समाचार सिक्योरिटीज से, और साथ ही अनुज चौधरी हैं मेरे एसेट शेयर खान से। और आगे हमारे साथ जीके सूद भी होंगे, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है, उनसे हम एग्री मार्केट का हाल समझेंगे। चांदी से शुरुआत करते हैं। अंकित जी, आप बताइए, चांदी में आज अच्छी मजबूती दिख रही है, ये इस तेजी को आप कैसे रीड कर रहे हैं? इस तेजी के बाद अब क्या सलाह दे रहे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उनको, और जिनका नजरिया थोड़ा लंबा है उनके लिए भी अलग से बता दीजिए। जिनका भी नजर लंबा है उनके लिए मैं बोलूंगा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर सिल्वर स्पेशली काफी अच्छी लग रही है। गोल्ड से ज्यादा अगर पॉजिटिव में बात करूं तो सिल्वर के अंदर देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में मुझे सिल्वर काफी अच्छी लग रही है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है $47 के आसपास तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इंट्राडे की अगर मैं बात करूंगा तो 1,48,000 के आसपास अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 1,46,000 का लगा के रखेंगे। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो 1,51,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में अब सिल्वर और कॉपर को क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर काउंट करना चालू कर दिया गया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर अगर काउंट करना चालू करा गया तो इसकी डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जिनको भी पोजिशनल खरीदारी करनी है या फिर पोजिशनल खरीदी करके चलना है वो बिल्कुल करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में इसमें वापस से 1,60,000 1,65,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर मैं M6 की बात करूं। और लॉन्ग टर्म नजरिया मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर जो तेजी है वो बनी रहेगी। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चले। $45 एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। जब तक $45 के नीचे नहीं जा रही है तब तक मंदी करके नहीं चलेंगे। आने वाले टाइम में अच्छा खासा तेजी का रुझान बना रहेगा कि आने वाले समय में अच्छी तेजी आपको दिख रही है। आपने जो 1,51,000 के जो टारगेट दिए हैं अंकित जी, ये कब अचीव होंगे? मंडे, अगले हफ्ते या आज ही? वैसे पैटर्न बना हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि अगर ये आज भी अचीव हो जाता तो इसमें बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि इसका ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है काफी, और काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। अगर हम देखेंगे $45 से $48 के बीच में काफी अच्छा कंसोलिडेशन है, तो ये ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। 49.50 बहुत टाइम से एक हर्डल बना हुआ है, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। मुझे कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। अगर हो सकता है कि आज शाम तक हमें 1,51,000 तक के लेवल देखने को मिल जाए। अगर आज नहीं मिलता है तो मंडे तक तो देखने को मिल सकते हैं। तो आप कैरी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रिस्क नहीं है ना? 1,46,000 के स्टॉप लॉस के साथ कैरी करना है इसको? सर देखिए, 1,46,000 का तो स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस तो बिल्कुल मेंटेन करके ही चलना होता है, लेकिन हाँ मुझे हाँ। लग रहा है कि रिस्क एक हमेशा इसके अंदर रहती है। तो डिफाइन जो है अपनी पोजीशन को थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए, लेकिन 1,46,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। कल का जो लो है वो काफी क्रूशियल है। हम देखेंगे धीरे धीरे चांदी अपसाइड वापस मोमेंटम पकड़ रही है। एक जो करेक्शन देखा था हमने 54.50 से, एक जो करेक्शन आया था 45.50 तक, वो एक कंसोलिडेशन था जहां पे एक करेक्शन देखा था। ओवरऑल ट्रेंड में दिवाली के पहले और दिवाली के बाद में अभी कोई ट्रेंड में या फिर फंडामेंटल में कोई भी बदलाव नहीं आया है। गोल्ड में, गोल्ड के लिए क्या टारगेट है सर? जी गोल्ड के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या टारगेट है सर? सर, गोल्ड में 1,20,500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। एक इसके अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो 1,19,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट वापस से 1,22,000 तक देखने को मिल सकते हैं। 1,22,500 का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर वो फर्दर क्रॉस करता है तो फिर हमें 1,25,000 1,26,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन गोल्ड अभी नीचे में अगर मैं बात करूं तो $3880 एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर में $4,050 इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो की मैं अगर बात करूं तो वो मुझे काफी नेगेटिव दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 78 77 तक के लेवल्स देखने को मिले। अगर ये चीज होती है तो सिल्वर के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू गोल्ड। आप अब आप बताइए तरुण जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर आपको क्या पसंद है? कितनी तेजी इन दोनों काउंटर में आपको लग रही है यहां से? हाय, गुड मॉर्निंग गुड विश्वमोहन मॉर्निंग जी। सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक से लेकर अब तक, लास्ट वीक भी हमने कहा था कि मार्केट साइडवेज रहेगा। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि अभी गोल्ड सिल्वर के जो लो लगे हैं, स्पेशली कॉमेक्स स्पॉट में 28 अक्टूबर को 30-30 इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के केस ऑफ $45.50। जब तक ये ब्रेक नहीं होते, कंसोलिडेशन जो हो रहा है सिल्वर के केस में $47 से $49.50 के बीच में हो रहा है। गोल्ड के केस में हमने देखा है 3900 से 4050 के बीच में हो रहा है। आई थिंक द मोमेंट 4950 के ऊपर सिल्वर चलना चालू होगा एंड गोल्ड चलना चालू होगा 4060 के ऊपर, तो आई थिंक हम मानेंगे कंसोलिडेशन ओवर हो जाएगा एंड टॉप बॉटम
मार्केट में बन चुका है शॉर्ट टर्म, एंड वंस अगेन जो मेजर बुल रन है वो उसकी तरफ जाना चालू कर देगा। इन सच अ केस 4250 देखे जा सकते हैं। यूएस में जो प्रोलॉन्ग शटडाउन है, बिगेस्ट इन द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, लास्ट टाइम भी ट्रम्प के कार्यकाल में हुआ था। अभी अगर लास्ट मंथ अनएम्प्लॉयमेंट देखें, जॉब लोगों के जो गए हैं वो 27 साल में सबसे ज्यादा गए हैं। इस साल वाईटीडी जो यूएस के अंदर जॉब गए हैं लोगों के, ले ऑफ किया गया है, वो 11 लाख किया गया, विच इज ह्यूज। नॉर्मली पेंडेमिक और क्राइसिस लाइक सिचुएशन में देखा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने लास्ट 2 डेज के अंदर प्राइसेस के अंदर रैली आते हुए देखा है। आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट शॉर्ट टर्म बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। द मोमेंट ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो आई थिंक फिर से एक अच्छी तेजी इन दोनों काउंटर में देखने को मिलेगी। एमसीएक्स की बात करता हूँ तो 1,50,000 सिल्वर के केस में रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर चलेगा तो 1,55 1,60 तक दोबारा आ सकता है। गोल्ड 1,24,600 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, अभी साइडवेज हो चुका है 1,18,000 से 1,23,000 के बीच में। द मोमेंट 1,24,600 के ऊपर चलेगा तो गोल्ड में भी तेजी देखने को मिलेगी। जब तक रेंज में आई थिंक बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। सेलिंग साइड में प्रेफर नहीं करूंगा गोल्ड के अंदर जब तक कि रिसेंट जो लो लगे हैं 3880 गोल्ड, सिल्वर $45.50, जब तक ये नहीं कटते हैं। ओके, तो रिसेंट लोग अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे मंदी की सलाह किसी को भी नहीं दे रहे, शॉर्ट से बचना चाहिए आपको, ये सलाह तरुण जी की है। तरुण जी का कहना है कि 1,24,600 ये रेजिस्टेंस अगर पार करता है तो और भी बड़ी तेजी वापस से दिखेगी गोल्ड में। और चांदी के लिए पहला रेजिस्टेंस इनको दिख रहा है 1,50 के ऊपर निकला तो सीधा 1,55 तक जा सकती है चांदी। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर पर। जी नमस्ते विष्णुमोहन जी। नमस्ते अभी जैसे बाकी दोनों पैनलिस्ट ने कहा है, सेम व्यू है, ट्रेंड ओवरऑल ऊपर में है। हमारे हिसाब से ऑलमोस्ट एक बॉटम बन चुका है गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर में। दोनों के अंदर में एक अच्छी तेजी दिख रही है। गोल्ड में देखें तो 1,20,900 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। नीचे पे डिप्स पे बाइंग करके चलना चाहिए, और ऊपर देखेंगे तो 1,21,300 के आसपास एक इनिशियल रेजिस्टेंस है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। अगर इसके ऊपर बंद करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, एक नया अपसाइड मूवमेंट आ सकता है 1,24,000 1,25,000 के आसपास पे। हमारा जो कॉल है इसके अंदर में बाय करके चलना चाहिए 1,20,800 के आसपास में। स्टॉप लॉस आपका मेंटेन रहेगा 1,19,900 के नीचे में, और इनिशियल टारगेट है 1,22,200 और 1,22,000 1,22,500 रुपए का। तो ये सलाह आपके हमने तीनों मेहमानों ने आपको अपनी अपनी राय दे दी है कि गोल्ड सिल्वर में उन्हें यहाँ से क्या लग रहा है। लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। जैसे हमारे एक्सपर्ट तरुण जी भी कह ही रहे थे कि लेबर मार्केट को लेकर काफ़ी चिंता है। 2009 के बाद इस तरह की सीवियर यहाँ पर जॉब जाते हुए हम यूएस में देख रहे हैं। हाल के जो नंबर है 1,53,000 तक नौकरियां गई हैं, और साथ ही जो अभी डेटा आ रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। डॉलर इंडेक्स भी 4 महीने की ऊंचाई से फिसला है, तो ये भी सपोर्टिव फैक्टर ही है गोल्ड के लिए। और शटडाउन तो रिकॉर्ड शटडाउन के पीरियड तो हो ही चुके हैं। गोल्ड ईटीएफ को लेकर एक ज़बरदस्त डेटा आ रहा है कि गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। अक्टूबर के जो डेटा हैं वहाँ पर भारत में गोल्ड ईटीएफ में 85 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ है, जो एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मंथली इनफ्लो है। चीन के बाद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा निवेश यहीं पे हुआ है, और ग्लोबली भी देखें तो तीसरे नंबर पे भारत अक्टूबर में दिख रहा है। अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज़्यादा गोल्ड ईटीएफ में जो इन्फ्लोज दिखा है वो भारत में ही देखने को मिला है, और ये लगातार ये इन्फ्लोज चल रहे हैं। आप देखें 5वें महीने में पॉजिटिव निवेश है, हालांकि सितंबर की तुलना में थोड़े कम ज़रूर आए हैं, लेकिन पूरा ओवरऑल जो AUM आप देखे गया गोल्ड ETF का वो 1130 करोड़ के ऊपर निकल गया, जो रिकॉर्ड है एक। तो एक ज़बरदस्त रुझान लोगों का गोल्ड ETF को लेकर है। इस पर कुछ ऐड करेंगे तरुण जी आप? या सर्टेनली देखिए, मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस है कि गोल्ड के अंदर लॉन्ग रन में रैली होने वाला है। 1970-80 में हमने देखा था सेंट्रल बैंक बहुत अग्रेसिवली बाय कर रहे थे, उसके बाद में जो कर्व था वो ड्रॉपिंग था। लास्ट 4-5 ईयर से बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंक कभी शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करते हैं, वो हमेशा होल्डिंग बढ़ाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक्स यूएस हमने अग्रेसिवली बाइंग होते हुए देखा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ट्रम्प साहब ने इलेक्शन लूज किया था न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, वर्जीनिया में। मिड टर्म इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर नवंबर में, एंड वो चाहेंगे उससे पहले है ना अल्टीमेटली यूएस सिटीजन का कॉन्फिडेंस जीते। तो कहीं ना कहीं उनको प्लान लाना पड़ेगा, एंड मे भी हो सकता है कि उनके प्लान में हो यूएस का जो डेट 38
ट्रिलियन डॉलर का, उसको कम करने का रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो मे भी हो सकता है कि कुछ पार्ट गोल्ड की तरफ जाए। अगर गोल्ड की तरफ जाता है तो विच विल हैव अगेन पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन। तो ओवरऑल जो स्टोरी है वो एक्चुअली सॉलिड है, और इसी वजह से क्या है कि जो बाइंग हो रही है वो एक्चुअली हेल्दी बाइंग के ही साइन दे रहा है। ETF भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए, एक अच्छी राय आप लोगों से आ गई है गोल्ड सिल्वर की। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1000 के ऊपर कॉपर आज टिका हुआ है, जिंक में भी ठीक तेजी है। हाँ अंकित जी बताइए, आपको क्या पसंद है, कॉपर, जिंक या कुछ और? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉपर तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बना ही हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ में जाना चाहूंगा। मुझे लगता है एल्यूमिनियम काफी सपोर्टिव लग रहा है। 272 के आसपास यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 268 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 276 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं कॉपर में, तो कॉपर में भी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। 1002 के आसपास काफी सस्टेन कर रहा है, तो 994 के स्टॉप लॉस में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आने वाले टाइम में वापस से 1018 1020 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कॉपर में काफी बुलिश हुए हैं, और जिंक में भी जैसे बेस मेटल है, जैसे जैसे मार्केट के अंदर टैरिफ वाला चीज जो खत्म होती नजर आ रही है, जैसे जैसे वापस से चाइनीज इकोनॉमी ग्रो करेगी, वैसे वैसे बेस मेटल्स में और सिल्वर में काफी पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिलेंगे। इस मेटल्स में और सिल्वर में आपको तेजी यहाँ पे लग रही है। आज के लिए आपको एल्युमिनियम भी पसंद है, आपको लग रहा है कि 276 जल जा सकता है। कॉपर तो आपकी पोजिशनल राय भी है भी, आप 2-3 महीने के लिए भी कॉपर में लगातार खरीदारी की राय दे रहे थे। अनुज जी, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स पे, आपकी टॉपिक क्या है? कॉपर के अंदर में है, इसके अंदर में बाइंग करके चलना चाहिए। डिप्स के अंदर में 1000 के लेवल से बाई करके चल सकते हैं। अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, तो 993 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ऊपर में 1010 से 1012 के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो 975 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ऊपर में लॉन्ग टर्म में आपको 1040 से 1050 के लेवल दिख सकते हैं। पोजिशनली 1040 1050 के आपके टारगेट है, और उस पोजिशनल ट्रेड के लिए 975 का ऐसे लगाना है। कॉपर की बात अनुज जी कर रहे थे। आप बताइए तरुण जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? ट्रेंड वाइज तो मैं भी अलाइंड हूँ। मुझे भी कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर काफी अच्छी तेजी दिखती है आने वाले समय में। जिंक का LME का स्टॉक देखें तो आई थिंक वो 32,000 टन का ही है, लेस देन अ सिंगल डे डिमांड, जो कि ईयर एंड पर, ईयर स्टार्टिंग पर 2,35,000 था। एंड कॉपर में भी देखिए टाइटनेस ऑलरेडी चल रहा है, बट हमने देखा इस हफ्ते रिस्क ऑफ रैली के चलते US स्टॉक जिसने रिकॉर्ड हाई बनाए थे वो गिरे हैं। अभी यूरोप में गिरावट देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर। जापान 2 दिन पहले जो हाई बनाया था वहां से ऑफ है। चाइना डाउन है, अपना इंडियन स्टॉक मार्केट भी काम नहीं कर रहा है। रिस्क ऑफ मोड में टिपिकली कॉपर और इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो सेंटीमेंट थोड़ा वीक है। मैं ड्रॉप आने का वेट करूंगा। कॉपर के केस में अगर 995 मिलता है तो मैं वहां पे बाय करना प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 974 का, एंड 1030 मेरा टारगेट रहेगा। इन केस ऑफ जिंक टू मैं वेट करूंगा 299 और नियर बाई ट्रिजेक्टरी आने का, एंड प्रॉब्ली वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आ जाए करेक्शन के चलते। 294 क्लोजिंग बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 312 315 मेरे टारगेट रहेंगे। मुझे लगता है रिस्क ऑफ मोड है, हमको ड्रॉप का वेट करना चाहिए। नीचे से बाय करेंगे वो बेटर रहेगा। ड्रॉप का वेट करें, डिप का वेट करें और फिर वहाँ पर एंट्री करें, लेकिन पॉजिटिव राय आप तीनों मेहमानों की है। NGS काफ़ी तेज है। अंकित जी, कोई कॉल बन रही है क्या? जैसे जैसे विंटर में जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी तेज बढ़ती जा रही है, क्या कुछ बड़े टारगेट दिख रहे हैं आपको यहाँ से? जी, नेचुरल गैस काफी फेवरेट कमोडिटी रही है, और 2026 के लिए भी फेवरेट कमोडिटी रहेगी, क्योंकि हमने पहले भी बात करी है, जब भी ये हर 2 साल में एक नया लो मारता है और उसके बाद में हर 2 साल में 4 साल में एक नया हाई लगाता है, तो 2026 वाला साल रहने वाला है जहां पे हम इसके अंदर बड़े टारगेट देख सकते हैं। और अगर ये 800 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे काफी पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे इसके अंदर, क्योंकि रिपोर्ट भी आई थी कि इस साल यूरोप के अंदर ठंड थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, उसी वजह से नेचुरल गैस के अंदर प्राइसेस काफी अपसाइड मोमेंटम दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो 390 के आसपास खरीदी कर सकते हैं। 365 का स्टॉप लॉस लाएंगे, 420 से 430 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड ही पॉजिटिव रहेगा। अगर आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी तक इसके टारगेट्स 550 तक रहने चाहिए। तो इस तरह के बड़े टारगेट भी आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखिए। कभी भी ट्रेड करें तो ये ध्यान रखिए कि एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, कितना क्या टाइम फ्रेम है, उस हिसाब का टारगेट है, उस हिसाब से आपको अपनी रिस्क एपेटाइट भी रखनी पड़ेगी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक अहम खबर है खरीफ फसलों को लेकर। कहा जा रहा है कि ज़्यादातर खरीफ फसलें MSP से काफ़ी नीचे है, कुछ फसलें तो 25 से 30% तक नीचे मंडियों में हैं। क्यों भाव इतने कम हो गए हैं, क्या होगा, किसानों का क्या हाल है, यही समझेंगे। हमारे साथ GK सूद साहब होंगे, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब एक अहम खबर का रुख करते हैं, वो है खरीफ फसलों को लेकर। ज्यादातर खरीफ फसलें एमएसपी के नीचे आ गई हैं और कई फसलें तो 25 से 30% तक एमएसपी के नीचे मंडियों में ट्रेड कर रही हैं। सोयाबीन करीब 26% से ज्यादा एमएसपी के नीचे है। मंडी का जो औसत भाव है 3,940 के आसपास का औसत भाव है और जो एमएसपी है 5,328 का। मूंगफली 7,263 का एमएसपी, मंडी भाव है 5,300 रुपए के आसपास का। ये करीब 26% नीचे है। तो एक जोरदार गिरावट कह सकते हैं और लगातार सस्टेनेबल गिरावट दिख रही है। क्यों ये गिरावट है, आगे क्या हो सकता है, किसानों का क्या हाल है, यही समझते हैं। जीके सूद साहब है, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है, लंबा अनुभव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया। सर क्या हो रहा है सर, एमएसपी के नीचे तो काफी ज्यादा है। सरकार कह रही है कि हम तो एमएसपी पे खरीदते हैं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितने % किसान खरीदारी हो पाती होगी सर एमएसपी पे? पहले विश्वा जी देखा जाए कि टोटल एमएसपी की जो फसलें हैं उनकी वैल्यू कितनी है। उनकी वैल्यू लगभग 18 से 20 लाख करोड़ की है और सरकार इसमें से 25-26% लेती है। और ये किसी के लिए संभव नहीं है कि इतनी बड़ी वैल्यू की फसल को सरकार खरीद सके, क्योंकि सरकार का खुद बजट ही 35 लाख करोड़ का है, रेवेन्यू बजट। उसमें 11-12 लाख करोड़ तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो सरकार के पास कोई काम बचेगा नहीं यही लेने के अलावा। तो ये तो रहा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और खरीद करना संभव नहीं किसी सरकार के लिए भी इसका। और ये जरूर है कि ये 9 फसलों में से 6 लगभग 25% से ऊपर डिस्काउंट पर है एमएसपी से आज। और परंतु अगर मान लीजिए एमएसपी ना होता और जैसे मान लीजिए हॉर्टिकल्चर के किसान हैं, उनके लिए एमएसपी नहीं है, तो उनका रेफरेंस पॉइंट है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जो प्राइस चल रही है मंडियों में, वो हर एक फसल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो रही है, उसके ऊपर भी है। तो सरकार का प्रॉमिस जो एमएसपी का है वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉमिस रह गया है। ये ना उनके लिए संभव है, ना वो कभी किया। और जिन फसलों का पीडीएस है उनमें वो सपोर्ट करते हैं, काफी मात्रा में खरीद लेते हैं। इसका जो वो दबा के रखते हैं, भाव को सप्रेस करके रखते हैं, ये एक चिंता वाली बात है ना। और वो दावा भी करते हैं कि 100% हम दलहन की खरीदारी करेंगे और डेटा तो कुछ और सजेस्ट करते हैं। इसलिए मैंने सर ये सवाल, वो कर नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि इतना बजट ही नहीं भारत सरकार के पास कि सारी खरीफ की फसलों को खरीद सके। और अगर आधी भी खरीदनी पड़े तो उनके लिए संभव नहीं है। इसका इलाज सिर्फ प्रोडक्टिविटी है, उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं है। अगर आप देखें कि हमारी एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए जो बजट में प्रावधान है वो जीडीपी के अनुपात में 4th डेसिमल प्लेस पर भी नहीं जाता। और एक्सटेंशन वर्क तो लगभग है ही नहीं। साइंटिस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वैरायटीज निकाली हुई हैं, पर वो फार्म तक ट्रांसफर नहीं हो पा रही, पैकेज और प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा। और इसका इलाज, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी आधी से भी कम है बहुत सारी फसलों में वर्ल्ड से। जैसे आप देखें कि ग्राउंडनट की लगभग आधी है, सोयाबीन की लगभग 1/3 है, सनफ्लावर की लगभग 1/4 है, मूंग की लगभग आधी है। तो इस तरह से सारी फसलों का देखा जाए तो हर एक फसल में आधी से कम प्रोडक्टिविटी है हमारी। इसका इलाज सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उससे फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी और पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम होगी। अदरवाइज ये असंतोष जो फार्मर्स का है ये हमेशा जारी रहेगा, इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। पीले मटर के इंपोर्ट पर जो अब कुछ ड्यूटी लग गई है, उसके बाद क्या उम्मीद करें, क्या दलहन के फ्रंट पे कुछ राहत मिल सकती है, दामों में कुछ रिकवरी की उम्मीद आपको लग रही है यहाँ से? इंपोर्ट में देखिए, जो ड्यूटी लगी है उसका असर सीधा चने पर आता है और तुअर पर भी। चने की अभी बुआई होनी है। चने की फसल जो इस वक्त पिछले साल की फसल बिक रही है वो 5,635 के करीब मंडी का भाव है।
5,650 की एमएसपी है अगले साल की। तो आप देख लीजिए कि फसल की बुआई से पहले ही, और जब फसल कम थी पिछले साल, उसके भाव एमएसपी के लगभग ही हैं, और जब फसल आ जाएगी तो क्या होगा। तो मैं नहीं समझता कि येलो पीस पर जो ड्यूटी 30% लगी है उससे बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। वेलकम स्टेप है वो, पर लंबे समय से डिमांड भी थी और ये जरूरी भी था। कभी सोल्यूशन ही नहीं है हमारा। और सर वक्त थोड़ा कम है, लीजिए। आपसे आज फिर से सेमिनार में बातचीत होगी और एक लंबा इंटरव्यू करेंगे सब, जब WPPS में हम लोग मिलेंगे उस समय। सर टीवी है तो लिमिटेशन है, लेकिन आपसे अलग से इस पे चर्चा करेंगे। और तरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सूद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन जाने से पहले किसानों के लिए खबर ये है, धान किसानों की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। ग्लोबल मार्केट में मांग कम है, दाम में दम दिख नहीं रहा है। एशियाई चावल का जो एक्सपोर्ट है बिल्कुल सुस्त है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के जो ब्रोकन राइस के जो प्राइस है वो लगातार कम हो रहे हैं, वाइट राइस के प्राइसेस कम हो रहे हैं, वियतनाम, थाईलैंड सब परेशान हैं, वहाँ पर भी प्राइसेस कम हो रहे हैं। और अपने यहाँ बम्पर क्रॉप है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे कम से कम 10 मिलियन टन सरप्लस क्रॉप है, जो एक्सपोर्ट होने के बाद, सरकार के बफर जो जमा होने के बाद, एमएसपी पे खरीदारी के बाद भी इतना बच जाएगा। तो चिंता ये है कि अगर एक्सपोर्ट का मार्केट थोड़ा और नहीं बढ़ा, कुछ और नए मार्केट नहीं तलाशे गए, तो चिंताएं चावल के मार्केट में बढ़ सकती है। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए और इक्विटी मार्केट की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।